डेटा साइंस विद डॉक्टर वसीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड व्हाट इज़ बाइनरी क्लासिफिकेशन, और उसके हवाले से हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को जो है वो थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। उसके अंदर देखेंगे कि उसके अंदर कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो कैसे काम करती है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले है जी कि व्हाट इज़ सुपरवाइज्ड लर्निंग। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। देन लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम जो है फर्स्ट स्टडी करेंगे, और फाइनली हम देखेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है उसका कॉस्ट फंक्शन जो है वो क्या कौन सा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सुपरवाइज लर्निंग जो है, बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग के अंदर जो है एक ऐसा मशीन लर्निंग का टास्क है जो कि एक फंक्शन लर्न करता है विच मैप्स एन इनपुट टू एन आउटपुट बेस्ड ऑन एग्जाम्पल इनपुट आउटपुट पेयर्स। ठीक है, तो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल इनपुट और आउटपुट पेयर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, और उनको यूज़ करते हुए जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है उसका ये टास्क होता है कि वो मैपिंग लर्न करता है उन इनपुट से आउटपुट्स की तरफ। ठीक है, इसे हम दूसरे तरह से इस तरह से भी कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिदम होता है सुपरवाइज लर्निंग के अंदर वो इन्फर करता है एक ऐसा फंक्शन लेबल्ड डाटा से। ठीक है, जो कि लेबल डाटा बेसिकली किसको कहेंगे हम, जिसमें सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स होंगे। ठीक है, तो लेबल्ड डाटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है या इनपुट आउटपुट पेयर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमेशा हमारे पास जो डाटा है वो लेबल्ड होता है। ठीक है, यानी कि हर इनपुट के साथ एक आउटपुट जो है वो गिवन होगा, और उसी की बेस पे जो ट्रेनिंग है वो परफॉर्म की जाएगी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। तो इसकी एग्जांपल वही है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी देखी कि हाउस प्राइस प्रेडिक्शन अगर हमने करनी है तो उसमें हमें हाउस के फीचर्स जो हैं वो भी गिवन होंगे एज इनपुट्स, और हाउस की प्राइस जो है वो भी गिवन होगी एज आउटपुट, और इन इनपुट आउटपुट पेयर्स को लेके हम जो प्रोडिक्शंस हैं वो परफॉर्म। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि हम स्ट्रेट लाइन फिट कर सकते हैं जिससे कि जैसे कि लीनियर रिग्रेशन में किया जाता है, या न्यूरल नेटवर्क को इसमें यूज़ कर सकते हैं। और फर्दर इसमें हमने ये देखा था कि अगर हम एक स्पेसिफिक जो उसकी वो है स्पेसिफिक उसका साइज़ है उसका, उससे लेस पे अगर हम उसको ज़ीरो आउटपुट करेंगे, ठीक है, तो वो एक रैलू या रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट जो है वो होता है ये फंक्शन। ये हम काफ़ी आगे यूज़ करेंगे डीप लर्निंग के अंदर। ये एक एग्जांपल है सुपरवाइज्ड लर्निंग की। ठीक है, इसी तरह से और काफ़ी सारी सुपरवाइज्ड लर्निंग की एग्जांपल्स हैं जिनमें रियल एस्टेट की एप्लीकेशन आ जाती हैं, फिर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग आ जाती है, फ़ोटो टैगिंग आ जाती है, स्पीच रिकग्निशन आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है मशीन ट्रांसलेशन है, ऑटोनोमस ड्राइविंग है। ये सारी की सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनमें आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे तो कुछ इनपुट्स हैं, एक्स जिसे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और कुछ आउटपुट है। अब ये दोनों चीज़ें गिवन होंगी, इनका रिलेशनशिप बेसिकली मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिदम है वो लर्न करेगा। यानी कि अगर रियल एस्टेट की हम बात करें तो उसमें होम फीचर जो है वो इनपुट्स हैं, और उसकी प्राइस जो है वो आउटपुट है। इसी तरह से ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करें तो उसमें ऐड और यूज़र इन्फो जो है वो इनपुट है, और क्लिक ऑन ऐड यानी यूज़र ऐड पे क्लिक करता है या नहीं करता वो एक आउटपुट है। तो सुपरवाइज लर्निंग में अगेन सारे जो जो भी प्रॉब्लम होगी उसका इनपुट और आउटपुट जो है वो गिवन होगा। ठीक है, ये कुछ सुपरवाइज लर्निंग की एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट आता है बाइनरी क्लासिफिकेशन। सुपरवाइज लर्निंग जो है उसकी एक कह लें कि स्पेशलाइज्ड कैटेगरी है जिसे हम बाइनरी क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, वैसे तो अगर ब्रॉडली देखें तो जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है वो उसमें दो कैटेगरीज होती हैं, या तो उसमें हम रिग्रेशन कर रहे होते हैं जिसमें रियल वैल्यूड आउटपुट होता है, और या हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं जिसमें कि कैटेगरी आउटपुट होती है। ठीक है, लेकिन बाइनरी क्लासिफिकेशन फिर आगे क्लासिफिकेशन की एक स्पेशलाइज्ड कह लें कि
अप्रोच है जिसके अंदर हम 2 क्लासेस के अंदर जो है वो क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है बाइनरी क्लासिफिकेशन, मीन्स के 2 क्लासेस होंगी। एग्ज़ाम्पल इसकी जो है वो है, लेट्स से एक इमेजेस का डाटा सेट है कैट्स का, जिसमें कुछ इमेजेस के अंदर कैट है और कुछ इमेजेस के अंदर जो है वो कैट नहीं है, ठीक है? तो हम इमेजेस को ऐसे लेबल कर सकते हैं कि जिस इमेज के अंदर कैट एग्जिस्ट करती है उसको हम 1 का लेबल दे दें, और जिस इमेज के अंदर कैट एग्जिस्ट नहीं करती उसको हम 0 का लेबल दे दें। तो इस तरह से जो इमेज है हमारी, ठीक है, उसको हम 0 या 1 का लेबल दे देंगे। जैसे ये वाली अगर इमेज है तो इसको 1 का लेबल दे देंगे, ठीक है। अब ये जो इमेजेस हैं ये कंप्यूटर की मेमोरी में किस तरह से रिप्रेजेंट होती हैं, कैसे स्टोर करते हैं हम इसको? जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये इमेजेस जो हैं वो रेड, ग्रीन और ब्लू 3 चैनल्स को यूज़ करती हैं, और उसकी बेस पे जो है ना वो हम कलर इमेज को देखते हैं। तो रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों चैनल्स मिलके जो है वो इमेज को कलर, जो उसका कलर नज़र आ रहा होता है वो तीनों को मिलके आ रहा होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हर पिक्सेल की वैल्यू जो है उसके लिए रेड, ग्रीन और ब्लू की एक वैल्यू जो है वो होगी, और उसका कॉम्बिनेशन हमें ब्राउन, येलो और जो भी कलर्स इमेज के अंदर नज़र आ रहे हैं वो उनके कॉम्बिनेशन से हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है? तो अ, जो इमेज का साइज़ होगा, लेट्स से अगर 64 बाय 64 की ये इमेज है, 64 बाय 64 पिक्सेल्स की, तो रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों चैनल जो हैं वो 64 बाय 64 के होंगे। और इसका टोटल जो साइज़ है वो कितना होगा? डेफ़िनिटली वो 64 बाय 64 बाई 3 होगा, ठीक है? तो ये एक्चुअली यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे फीचर्स हैं, जिन्हें हमने एज़ इनपुट जो है वो देना है अपने क्लासिफ़ायर को, अपने मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को, या डीप लर्निंग का जो आर्किटेक्चर अगर हम डिफ़ाइन करेंगे, तो उसमें हम ये 64 बाई 64 बाई 3 पिक्सेल्स जो हैं वो एज़ इनपुट देंगे, और हम ये चाहेंगे कि इस इनपुट की बेस पे, और जो आउटपुट हमने ट्रेनिंग में दिया है उसे, कि लेट्स से अगर ये इनपुट आ रहा है तो आउटपुट जो है कैट है तो 1 आउटपुट करना है, अगर कैट नहीं है इमेज के अंदर तो 0 आउटपुट करना है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ इमेजेस होंगी, वो इमेजेस हम उसको इनपुट देंगे, उसकी बेस पे हम उसकी ट्रेनिंग करवाएँगे कि इस इमेज पे 1 आना चाहिए और इस इमेज पे 0 आना चाहिए। तो ये टोटल जो हैं इसके फीचर्स वो 122 बनते हैं तकरीबन 12,228, 288, 12,288 फीचर्स इसके टोटल बनते हैं। अब ये जो चैनल्स हैं इसको नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो अन अनरोल कर लेते हैं इनको, ठीक है? यानी कि ये डायमेंशंस देखें, ये 2 डायमेंशंस के अंदर है, और 2 डायमेंशंस फर्दर जो हैं वो 3 चैनल्स के अंदर डिवाइडेड हैं। तो इसको हम अनरोल किस तरह से कर लेते हैं? हम ये करते हैं कि लेट्स से जो हमारा रेड चैनल है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम एक वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। 255 है, 231 है एंड सो ऑन। ठीक है? तो इसको एक वेक्टर की फॉर्म में हम लिख लेते हैं, उसके बाद जो ग्रीन चैनल है, उसको भी हम 255, 134 एंड सो ऑन इस तरह से कर लेते हैं, और फर्दर जो ब्लू चैनल है, उसकी वैल्यूज़ को भी हम एक वेक्टर में जो है वो इस तरह से एक वेक्टर बना लेते हैं उसका, और वो वेक्टर जो है उसे हम एक्स का नाम दे देते हैं। अब ये जो वेक्टर एक्स है, ये एज़ इनपुट जो है हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को एज़ इनपुट ये मिलेगा, और इस इनपुट की बेस पे जो है वो डिटरमाइन करेगा एल्गोरिदम कि क्या आउटपुट जो है आना चाहिए, आइदर 1 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। अब हम थोड़ा-सा देखते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है, वो कैसे यूज़ की जाती है बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम देखेंगे कि इसी पे बेस करता है आगे, जैसे-जैसे हम न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स को एक्सप्लोर करेंगे, तो ये उसकी बेस बनेगा।
ठीक है? तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स को समझने के लिए या उसके आर्किटेक्चर्स को समझने के लिए। तो डीप लर्निंग जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, उसको डिफ़ाइन करने के लिए कुछ हम सिंबल्स या कह लें कि वेरिएबल्स जो हैं, वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। जैसे कि एक सिंगल एग्ज़ाम्पल जो है, उसे हम एक्स, वाई से डिनोट करेंगे। जैसे कि मैं बताता आ रहा हूँ कि जो इनपुट्स होते हैं, वो हमारे एक्स से हम उसको रिप्रेज़ेंट करते हैं और जो आउटपुट्स होते हैं, उनको हम वाई से रिप्रेज़ेंट करते हैं। इसी तरह से एक्स जो है वो n डायमेंशनल वेक्टर होगा, ठीक है? जैसे कि आपने अभी लास्ट स्लाइड में देखा कि एक्स जो है, जब हमने उसको अनरोल किया, तो वो एक ही वेक्टर बन गया और उसका साइज़ जो है वो n उसे हम कहेंगे, ठीक है? तो n डायमेंशनल वेक्टर होगा जिसमें रियल वैल्यूज़ होंगी, ठीक है? y जो है बाइनरी क्लासिफिकेशन के केस में 0 या 1 होगा, ठीक है? यानी उसका आउटपुट 0 या 1 होगा या हम ये कह सकते हैं कि उसका जो लेबल दिया होगा, वो उसे हम 0 या 1 में से इस सेट में से एक वैल्यू गिवन होगी और उसे हम y से रिप्रेज़ेंट करेंगे। जो ट्रेनिंग एग्ज़ाम्पल्स हैं, टोटल ट्रेनिंग एग्ज़ाम्पल्स को हम m से रिप्रेज़ेंट करेंगे और हर एग्ज़ाम्पल जो है उसको सुपरस्क्रिप्ट जो है एक असाइन कर देंगे, जो कि ये बता रहा होगा कि ये जो सुपरस्क्रिप्ट है, लेट्स से x1 y1 जो है, ये फर्स्ट एग्ज़ाम्पल का इनपुट आउटपुट पेयर है। x2 y2 सेकंड एग्ज़ाम्पल का इनपुट आउटपुट पेयर है एंड सो ऑन टिल xm ym जो कि एग्ज़ाम्पल m जो लास्ट एग्ज़ाम्पल है, उसका इनपुट आउटपुट पेयर है। ठीक है? इसी तरह से एम ट्रेन एम टेस्ट जो है वो हम यूज़ करेंगे डिनोट करने के लिए नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स और नंबर ऑफ टेस्ट एग्जाम्पल्स। इसी तरह से हम जो जो हमारे फीचर्स हैं उनको हम अनरोल जब करेंगे तो उसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है? मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लेके आएंगे? कैपिटल एक्स से हम इसको डिनोट करेंगे। उसमें जो फर्स्ट जो कॉलम होगा वो x1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आप रिमाइंड करें पिछली स्लाइड के अंदर हमने ये देखा कि हम अनरोल कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट कॉलम है ये हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल जो है वो अनरोल्ड फॉर्म के अंदर पड़ी हुई है। यानी कि इसकी जो टोटल इसकी हाइट होगी वो होगी n और जो इसके कॉलम्स होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स वो m होंगे और नंबर ऑफ रोज़ जो हैं इसकी वो n होंगी, ठीक है? यानी कि पहली एग्ज़ाम्पल जो है वो पहले कॉलम के अंदर पड़ी होगी का वेक्टर, दूसरी एग्ज़ाम्पल का दूसरे के अंदर, तीसरी का तीसरे के अंदर एंड सो ऑन और इसी तरह से जो लास्ट एग्ज़ाम्पल है जिसे हमने m का नाम दिया है वो लास्ट वाले कॉलम के अंदर जो है वो पड़ी होगी। है। इसी तरह से कैपिटल वाई जो है उसको हम उसमें हम जो है वो जो हमारा आउटपुट लेबल्स हैं उनको इस तरह से प्लेस कर देते हैं तो ये हमारा एक इनपुट मैट्रिक्स आ गया, ठीक है? जिसमें हमारे फीचर्स आ गए सारे के सारे। पहली एग्जांपल के फीचर्स पहले कॉलम में, दूसरी के दूसरे कॉलम में एंड सो ऑन और इसी तरह से वाई जो है कैपिटल उसको हमने यूज़ किया वाई वन जो हमारा पहली एग्जांपल का आउटपुट है या जो लेबल है वो वो वाई वन है वो फर्स्ट स्टार्ट पे आ गया फिर वाई टू एंड सो ऑन। अब यहाँ पे एक्स जो है वो n बाय m का एक रियल वैल्यूड मैट्रिक्स है, ठीक है? ये उसकी डायमेंशंस मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। इसी तरह से y जो है वो 1/m यानी कि एक रो है उसमें और m कॉलम्स हैं उसके अंदर, ठीक है? इसको हम देखेंगे पाइथन के अंदर हम इसमें जो इसका शेप अगर हम देखें वहाँ पे हम देख सकते हैं शेप बेसिकली मैट्रिक्स या वेक्टर की शेप हम वहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि इसकी क्या शेप है, ठीक है? तो वो हम देखेंगे कि एक्स की जो शेप है वो एन कामा एम होगी और वाई की जो शेप है वो वन कामा एम होगी, ठीक है? तो ये हम जब इस पे करेंगे पाइथन के अंदर काम करेंगे तो हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स और वेक्टर जो है उनकी शेप्स जो हैं हम उनको इस तरह से देख सकते हैं डार्ट शेप जो है उसको यूज़ करके, ठीक है?
तो ये कुछ नोटेशंस हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम ये देखते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेसिकली उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो अगर हमारे पास एक एक्स है, एक इनपुट वेक्टर है, उस इनपुट वेक्टर की बेस पे हम वाई हैट जो है वो डिफाइन करते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वाई की 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी गिवन दैट इनपुट फीचर वेक्टर एक्स, ठीक है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। और इसमें जैसे कि आप जानते हैं एक्स जो है वो रियल वैल्यूड वेक्टर होगा, ठीक है। और इसमें फिर डिफरेंट पैरामीटर्स जो है उसका रोल आ जाता है। पैरामीटर्स जो हैं वो डब्ल्यू पैरामीटर होंगे। डब्ल्यू जो है जितना एक्स की जो डायमेंशंस होंगी, डब्ल्यू की भी वही डायमेंशंस होंगी, ठीक है। और बी जो है वो बायस टर्म होती है, वो एक रियल वैल्यू होगी बेसिकली, ठीक है। तो इन पैरामीटर्स की बेस पे एक वेक्टर डब्ल्यू और एक बायस टर्म बी, इनकी बेस पे जो है वो ट्रेनिंग जो है वो परफॉर्म होती है, ठीक है। अब एक सिंपल काम तो हम ये कर सकते हैं कि जो इनका कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन, उसको हम यूज़ करें फॉर प्रेडिक्शन, या जो हमने एस्टिमेट करना है कि वाई हैट जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। लेकिन इसमें जो वैल्यू होगी, इसमें का जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक रियल वैल्यू तो होगी, लेकिन वो 0 और 1 के दरमियान नहीं आएगी, ठीक है। हो सकता है कि वो वैल्यू बहुत बड़ी आए, या हो सकता है वो वैल्यू बहुत छोटी जो है वो, या माइनस में चली जाए बहुत ज़्यादा। लेकिन हम ये चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि हम ये चाह रहे हैं कि वैल्यू जो है वो एक प्रोबेबिलिटी होगी, और आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के दरमियान होती है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं कंप्यूट हो रही, यहाँ पे एक नंबर कंप्यूट हो रहा है जो कि 0 से बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। तो इसलिए ये सूटेबल नहीं है क्लासिफिकेशन के लिए। क्लासिफिकेशन के लिए हमें ऐसा आउटपुट चाहिए जो कि हमें या 0 के करीब, 0 की वैल्यू दे या 1 की वैल्यू दे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ करते हैं। सिग्मॉइड फंक्शन जो है वो हमें 0 और 1 के दरमियान वैल्यू देता है, ठीक है। और उसकी कुछ इस तरह की शेप होती है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे-जैसे पॉज़िटिव की तरफ जा रहा है इनपुट, वैसे-वैसे आउटपुट जो है वो 1 की तरफ जा रहा है। इसी तरह से 0 से जब नेगेटिव की तरफ जो है इनपुट जा रहा है, तो वैसे-वैसे जो आउटपुट है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो ये बेसिकली सिग्मॉइड फंक्शन है। सिग्मॉइड फंक्शन को यूज़ करते हुए हम जो कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पैरामीटर्स के और जो इनपुट्स के, उसको हम 0 और 1 के दरमियान ले आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका कॉस्ट फंक्शन हम देखते हैं। कॉस्ट फंक्शन जो है डेफ़िनेटली जब हमने ट्रेनिंग करवानी है, तो हमने ये देखना है कि ट्रेनिंग में एरर कितना आ रहा है, ठीक है। कौन-सी एग्ज़ाम्पल थी जिसको 1 कहना चाहिए था, और जो हमारा आर्किटेक्चर है या मॉडल है, वो उसको 0 कह रहा है, और जहाँ पे 0 आना चाहिए था उसको 1 कह रहा है, ठीक है। तो उसके लिए एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि हम आउटपुट जो है, जो आउटपुट आ रहा है और जो एक्चुअली आउटपुट आना चाहिए था, उसको माइनस कर लें, ठीक है। लेट्स से अगर 0.8 आ रहा है और एक्चुअली 1 आना चाहिए था तो उसको माइनस कर लें। 0 आना चाहिए था और 0.2 आ रहा है तो उसको माइनस कर लें। लेकिन इसमें क्या मसला होगा कि ये एक जो है पॉज़िटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ हो सकता है एक दूसरे को कैंसल आउट कर दें, और एरर तो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हमें वो 0 के करीब जो है वो नज़र आए। इसे हम अ, मशीन लर्निंग की टर्मिनोलॉजी में लॉस फंक्शन कहते हैं। तो लॉस फंक्शन जो है वो ये वाला जो वाई हैट माइनस वाई स्क्वेयर्ड है, और फिर हम उसकी एवरेज ले रहे हैं ऑन द नंबर ऑफ एग्जांपल्स, ये वाला जो लॉस फंक्शन है, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में यूज़फुल नहीं है, क्योंकि
हम बेसिकली ऐसा कॉस्ट फंक्शन जो है वो चाह रहे होते हैं जो कि हमें एक ग्लोबल मिनिमा तक लेके जाए, ठीक है? तो ये हमें ग्लोबल मिनिमा पे नहीं लेके जाता, या इसे हम कह सकते हैं कि ये कन्वेक्स फंक्शन नहीं है, ठीक है? कन्वेक्स फंक्शन ना होने का क्या मतलब है? कन्वेक्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एक ही मिनिमम वैल्यू हो, ठीक है? यानी कि उसमें हम डिफरेंट वैल्यूज़ देते रहें इनपुट के तौर पे, तो उसमें जो आउटपुट आए वो उसमें जो पॉसिबल आउटपुट्स हों वो उनमें एक ही जो है वो मिनिमम वैल्यू हो, ठीक है? ये ना हो कि वो फिर कहीं पे इंक्रीज़ आ रहा हो दोबारा उस वैल्यू के अंदर। जैसे कि लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि ये नॉन कन्वेक्स फंक्शन है, इसके अंदर 2 मिनिमा हैं, ठीक है? अब जो राइट साइड पे है इसमें एक मिनिमा है। तो राइट साइड वाला जो है वो कन्वेक्स फंक्शन है, लेफ्ट साइड वाला जो है वो नॉन कन्वेक्स फंक्शन है। तो इसलिए क्योंकि ये जो लॉस फंक्शन है ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में ये काम नहीं करता, तो इसलिए हम ये वाला लॉस फंक्शन जो है ये यूज़ करते हैं। ये जो लॉस फंक्शन है इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम वाई लॉग वाई हैट प्लस वन माइनस वाई लॉग वन माइनस वाई हैट यूज़ करते हैं, और इसके स्टार्ट पे माइनस का सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं। ये फंक्शन जो है ये ऐसा फंक्शन है जो हमें सॉरी, ये ऐसा फंक्शन है जो हमें एक ही ग्लोबल मिनिमा जो है वो देता है, ठीक है? और ये हमारा लॉस फंक्शन है एक एग्जांपल के लिए, ठीक है? एक एग्जांपल के लिए जो है हमारा लॉस फंक्शन है, तो हम अगर सारी एग्जांपल्स के लिए हम इसको कंप्यूट करना चाहें तो हम क्या करेंगे? हम बेसिकली सम कर लेंगे कॉस्ट को, ठीक है? तो एक एग्जांपल के लिए जो है वो लॉस फंक्शन हमने डिफाइन किया, और उसी को अगर हमने सम कर लिया फॉर m एग्जांपल्स तो वो हमारा कॉस्ट फंक्शन बन गया। ठीक है, तो कॉस्ट फंक्शन जो है वो W और B पे जो है वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है? और W और B की बेस पे कॉस्ट जो है वो डिटरमिन हो रही है। तो ये हम हर ith एग्जांपल के लिए जो है वो ये कंप्यूट करेंगे, सम करेंगे और फिर उसको डिवाइड करके उसकी हम एक एवरेज जो है वो कंप्यूट कर लेंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन तो आ गया इसका। नेक्स्ट जो है हम चाहते ही हैं कि हमें W और B जो है उसकी एक ऐसी वैल्यू मिले जो कि इस कॉस्ट को मिनिमाइज करे। कॉस्ट ये कम से कम हो, W और B की हमने वो वाली वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें ये कॉस्ट जो है ये कम से कम हो, ठीक है? तो अगर हम इसको विजुअलाइज करें एक ग्राफ की फॉर्म में, तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो ये बेसिकली एक कन्वेक्स फंक्शन है, और इसका एक जो है वो ग्लोबल मिनिमा है। कहने का मकसद ये है कि अगर हम इसको W और B की कोई वैल्यू रैंडमली हम जो है वो सेट करें, ठीक है? तो इस ये जो एक आपको बाउल सा नज़र आ रहा है, इस बाउल के अंदर कहीं पे वो इनिशियलाइज़ होगा कॉस्ट। ये अगर इसका जो वाई एक्सिस है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बेसिकली कॉस्ट है या JWB है। तो स्टार्ट जहाँ से भी हम लें, वो उसमें वो एक उसकी कॉस्ट आएगी, ठीक है? और इसमें हमें ये एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल रहा है कि हमने किस तरफ मूव करना है। यानी कि हम अगर ऊपर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ जाएँगे, तो हमें फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर हम बॉटम की तरफ जाएँगे, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बॉटम किस तरफ है, तो फिर हमें जो है हम मिनिमा तक पहुँच जाएँगे। तो इसमें हम स्टेप्स लेंगे, ठीक है? ये देखें, इस तरह से हम स्टेप्स लेते-लेते जो है सर्च करेंगे इस पूरी स्पेस के अंदर कि हमने मिनिमा तक जाना है, ठीक है? और मिनिमा जो है वो कहाँ पे होगा? नीचे बॉटम में, जो बाउल का बॉटम है, वहाँ पे हमने जाना है इसको सर्च करते हुए। तो हमने बेसिकली आइडिया ये है कि हमने W और B जो है उनकी वैल्यूज़ को चेंज करते जाना है,
जब तक कि हम अ, उस पे नहीं पहुँच जाते, ग्लोबल मिनिमा पे नहीं पहुँच जाते, तब तक हमने डब्ल्यू और बी की वैल्यूज़ को चेंज करते जाना है, ठीक है? अब सोचने वाली बात ये है कि डब्ल्यू की वैल्यू में हम कुछ ऐड करेंगे या माइनस करेंगे। इसी तरह से बी जो है उसकी वैल्यूज़ में कुछ ऐड करेंगे या माइनस करेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने डब्ल्यू और बी की वैल्यूज़ में कुछ ऐड करना है या माइनस करना है? तो उसके लिए हमें ग्रेडिएंट डिसेंट जो है उसको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर्स स्टार्ट पे आपको बताया था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर डब्ल्यू और बी 2 पैरामीटर्स हैं। लेकिन यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए मैंने सिर्फ डब्ल्यू पैरामीटर जो है उसको शो किया है। तो यहाँ पे डब्ल्यू पैरामीटर जो है उसकी बेस पे इसकी जो कॉस्ट है वो कम होगी या बढ़ेगी। तो अगर कन्वेक्स फंक्शन है तो कन्वेक्स फंक्शन जो है उसकी कुछ इस तरह की शेप होगी, यानी कि उसमें एक ही ग्लोबल मिनिमा जो है वो होगा। ठीक है? इस फंक्शन के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आउटपुट जो है वो जैसे-जैसे हम डब्ल्यू की वैल्यू जो है उसको चेंज करेंगे, तो कॉस्ट जो है वो कम होगी या ज़्यादा होगी, ठीक है? तो एक डब्ल्यू की वैल्यू जैसे-जैसे बढ़ रही है, दरमियान में आके एक ऐसी पोज़ीशन आती है कि उसकी वैल्यू जो है वो ग्लोबल मिनिमा हो जाती है आउटपुट की, ठीक है? या वाई एक्सिस की। लेकिन दोबारा जब डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ने लगती है तो जो वाई एक्सिस है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ करने लगती है, ठीक है? तो ये सिंपल बाउल शेप्ड फंक्शन है। अब हमने लेट्स से एक उसको इनिशियलाइज़ किया, कोई भी हमने रैंडम वैल्यू दी डब्ल्यू को, ठीक है? लेट्स से ये वैल्यू हमने दी, ठीक है? अब इस वैल्यू पे हमने जब डब्ल्यू को ये वैल्यू दे दी तो हमने ये डिटरमाइन करना है कि हमने डब्ल्यू की वैल्यू जो है उसको डिक्रीज़ करना है या इंक्रीज़ करना है, ठीक है? मैं आपसे पूछूँगा तो आप क्या कहेंगे कि हमें डब्ल्यू की वैल्यू को इंक्रीज़ करना चाहिए या डिक्रीज़ करना चाहिए? तो हमें तो ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमें अगर डब्ल्यू की वैल्यू को डिक्रीज़ करेंगे, कम करेंगे, तो हमारी जो कॉस्ट है वो कम होगी, ठीक है? लेकिन हम ये कंप्यूट कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम देख सकते हैं कि स्लोप अभी जो है वो क्या है? अगर तो पॉज़िटिव स्लोप है मीन्स के हम उसमें से डब्ल्यू की वैल्यू में से माइनस करेंगे, ठीक है? इसी तरह से अगर स्लोप जो है, अगर कोई ऐसा पॉइंट ले लेते हैं हम, ठीक है? इसका मतलब है हमने डब्ल्यू की वैल्यू को कम करना है। अगर कोई ऐसा पॉइंट ले लेते हैं जिसमें कि स्लोप जो है वो नेगेटिव है, ठीक है? तो नेगेटिव स्लोप के केस में हम क्या करेंगे कि डब्ल्यू की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है? तो इसी आईडिया की बेस पे ग्रेडिएंट डिसेंट जो है वो काम करता है। और इसमें हम करते क्या है कि बेसिकली रिपीट करते हैं इस प्रोसेस को, कि हमने जिस डायरेक्शन में मूव करना है और कितना मूव करना है। कितना मूव करना है वो हमारा लर्निंग रेट होता है या उसे हम अल्फ़ा का नाम दे देते हैं, ठीक है? और डब्ल्यू जो है वो हमारी पहले जो वैल्यू है उसमें से हम माइनस करते हैं अल्फ़ा टाइम्स डी जे डब्ल्यू ओवर डी डब्ल्यू, ठीक है? तो ये हमारा डेरिवेटिव है या स्लोप जिसे हमने कहा। तो ये स्लोप हम देख रहे हैं कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा माइनस अल्फ़ा के साथ, तो वो नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी। तो वो डब्ल्यू में से माइनस हो जाएगी। इसी तरह से अगर नेगेटिव स्लोप है तो वो माइनस स्लोप नेगेटिव स्लोप जो है वो माइनस अल्फ़ा से जब मल्टीप्लाई होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो डब्ल्यू में ऐड हो रही होगी कुछ वैल्यू। तो इस तरह से हम या तो डब्ल्यू की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे, और यही रेपिटेशन का प्रोसेस जो है ये चलता रहेगा, और ये स्टेप्स जो हैं ये कितने छोटे या बड़े होंगे ये अल्फ़ा की वैल्यू डिटरमाइन करेगी। नॉर्मली अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 0.001 सेट की जाती है। तो अल्फ़ा की वैल्यू ना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, ना ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, ठीक है? तो इसमें जो डेरिवेटिव है उसको सिंपली हम डी डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। जब हम अगर कोडिंग के अंदर हम देखेंगे वेरिएबल्स वगैरह जब डिफ़ाइन करेंगे, तो वहाँ पे इसको सिंपल डी डब्ल्यू से आप लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक है? और अगर डी डब्ल्यू से डिनोट करेंगे तो ये सिंपली इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा डी डब्ल्यू, ठीक है?
लेकिन ये सिर्फ कोडिंग कन्वेंशन है एक, एक्चुअली ये एक डेरिवेटिव है जो कि कॉस्ट फंक्शन का हमने लिया है विद रिस्पेक्ट टू डी डब्ल्यू, ठीक है। तो उसको लिखने का हम कह लें कि सिंप्लीफाई हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि कोड के अंदर हम एक कन्वेंशन बना लें और हमें आसानी रहे उसको कोड को समझने के लिहाज से, ठीक है। तो ये तो डब्ल्यू के हवाले से हो गया, लेकिन ये डब्ल्यू जो था वो हमारा गोल नहीं था, हमारा गोल था बी और डब्ल्यू, ठीक है। दो हमारे पास जो थे वो पैरामीटर्स थे जिनको हमने चेंज करना था, उसमें स्लाइड चेंजेस लेके आने थे और उसकी बेस पे हमने अपने जो लर्निंग है वो परफॉर्म करवानी थी, ठीक है। तो दो जो पैरामीटर्स हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम यही काम करेंगे, डब्ल्यू को और बी को अपडेट करेंगे। लेकिन अब ये करेंगे हम कि डेरिवेटिव जो है कॉस्ट का विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू लेंगे जब हमने डब्ल्यू से माइनस करना है, और बी के केस में हम विद रिस्पेक्ट टू बी जो है वो डेरिवेटिव लेंगे और फिर उसको बी में से माइनस करेंगे। तो ये जो है जनरली आइडिया है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम का, जिसकी बेस पे ये काम करता है, ठीक है। इसकी फर्दर जो डिटेल्स हैं और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर इसको कैसे हम आगे यूज़ करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो इंशाल्लाह देखेंगे।